बागियों के नगर, गढ़ और गांव पर अधिकार करने के बाद मीर जुमला ने पूरे क्षेत्र की स्थिति का गहन निरीक्षण आरंभ किया। इस बीच असम का राजा अपने सहयोगियों सहित पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर छिप गया था। उसे ये भली भांति ज्ञात हो चुका था कि अब मीर जुमला शीघ्र ही उस पर निर्णायक आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर मीर जुमला ने परिस्थितियों को भांपते हुए यह निर्णय लिया कि आगामी वर्षा ऋतु तक किसी बड़े सैन्य अभियान से बचा जाए। ये समूचा इलाका उसके तथा उसके सैनिकों के लिए नया था। घने जंगल, अनजान नदियां और दुर्गम भूभाग, इन सबका समुचित ज्ञान प्राप्त किए बिना आक्रमण करना जोखिम भरा सिद्ध हो सकता था। अतः उसने पहले क्षेत्र से परिचित होने और रणनीतिक तैयारी को प्राथमिकता दी। मीर जुमला ने बागियों की राजधानी गढ़गांव में अपने सैन्य बल का एक हिस्सा तैनात कर दिया और वहां पर्याप्त तोपखाना भी छोड़ा गया। इसके बाद वो अपने शेष सैनिकों के साथ पास के एक गांव मथुरापुर की ओर बढ़ा। मथुरापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उसने अनेक चौकियां स्थापित कराईं, जिससे भविष्य में शत्रु के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई सरल हो सके और आवागमन के सभी मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। उस समय नदियों का जलस्तर कम था, इसलिए नदी पार कर चौकियां स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान रहा। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए मीर जुमला ने अपने नौसैनिक बेड़े को भी सक्रिय किया और लगभग 18 मील दूर एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना की। वो पूरी सावधानी और दूरदर्शिता के साथ शत्रु से निपटने की तैयारी कर रहा था। किंतु जैसे ही मई का महीना आरंभ हुआ, वर्षा ऋतु ने अपने विकराल रूप में प्रवेश किया। मूसलाधार वर्षा के कारण भयानक बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थीं और चारों ओर जल ही जल फैल गया। इन बाढ़ों के कारण मीर जुमला द्वारा विभाजित किए गए सैन्य दलों के बीच संपर्क टूट गया। गढ़गांव में तैनात सैनिक दल बाढ़ के पानी से घिरकर लगभग घेराबंदी की स्थिति में फंस गया। इस आपदा के साथ साथ रसद व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई। भोजन और चारे की आपूर्ति बाधित हो गई और हजारों पशु भूख व बीमारी से मरने लगे। बाढ़ शुरू होते ही बागियों ने मीर जुमला की सुरक्षा चौकियों पर अचानक हमले शुरू कर दिए। गढ़गांव में स्थित उसके सैनिक शिविर पर भी बार बार छापामार हमले किए गए। अब मीर जुमला के दोनों सैन्य दल अत्यंत कठिन परिस्थिति में फंस चुके थे। इसी बीच अगस्त के महीने में गढ़गांव स्थित पड़ाव में एक भयानक महामारी फैल गई। इस महामारी ने ऐसा कहर ढाया कि मुगल सैनिक बड़ी संख्या में मरने लगे। देखते ही देखते मीर जुमला की सेना का केवल 1/4 हिस्सा ही शेष रह गया। बाढ़ अभी भी जारी थी, इसलिए न तो पर्याप्त भोजन उपलब्ध था और न ही औषधियां। सेनापतियों से लेकर सामान्य सैनिक तक भुखमरी का शिकार हो गए। कभी कभी उन्हें मोटा चावल और बीमार व दुर्बल बैलों का मांस ही भोजन के रूप में मिलता। इन विपरीत परिस्थितियों में मीर जुमला किसी तरह अपने सैनिकों की जीवन रक्षा में जुटा रहा। इतिहासकारों के अनुसार इस महामारी का प्रभाव केवल मुगल सेना तक सीमित नहीं रहा। असम की शहरी आबादी में भी लगभग 2.25 लाख लोग इसके कारण मृत्यु का शिकार हो गए। अंततः जब बाढ़ कुछ कम हुई, तब मीर जुमला ने मथुरापुर स्थित तोपखाने और शेष सैनिकों को भी गढ़गांव स्थानांतरित कर दिया। अक्टूबर में वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर नदियों का जलस्तर घटने लगा और धीरे धीरे रसद व्यवस्था बहाल हुई। इसी के साथ मीर जुमला ने पुनः बागी राजा के विरुद्ध सैन्य अभियान आरंभ किया। उसने अनेक स्थानों पर बागियों को पराजित किया और उनकी कमर तोड़ दी। बागी राजा अपने सैनिकों सहित पुनः पहाड़ी इलाकों की ओर भाग गया। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतीय मार्गों के कारण मुगल सेना वहां उसका पीछा नहीं कर सकी। फिर भी मीर जुमला ने बार बार आक्रमण कर बागियों को भारी क्षति पहुंचाई और उनकी शरण स्थलियां नष्ट कर दी। अंततः बागी राजा को यह समझ आ गया कि मीर जुमला से बच पाना असंभव है। यदि संघर्ष जारी रहा तो उसका और उसके सहयोगियों का पूर्ण विनाश निश्चित है। अतः उसने संधि की याचना की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस संधि के अंतर्गत बागी राजा ने औरंगजेब आलमगीर को 20,000 तोले सोना, 4.25 लाख तोले चांदी और 110 हाथी देने पर सहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त उसने अपनी एक पुत्री को औरंगजेब के हरम में भेजा और भविष्य में मुगल सम्राट का आज्ञाकारी रहने की शपथ ली। इस प्रकार मीर जुमला ने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और सैन्य कौशल से बागी राजा को झुकने पर विवश कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश अभियान की सफलता के बाद लौटते समय वो बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लिखते हैं कि मीर जुमला ने अद्भुत सूझबूझ, साहस और मानवीय व्यवहार से इस कठिन कार्य को अंजाम दिया। उसने कभी भी क्रूरता या अमानवीयता का सहारा नहीं लिया। बागी क्षेत्रों को शांत करने का कार्य वास्तव में वही कर सकता था। हालांकि बागी राजा ने संधि के समय निष्ठा की शपथ ली थी, किंतु केवल 4 वर्षों के भीतर उसने पुनः विद्रोह कर दिया। इस अवधि में उसने अपनी सेना को सुदृढ़ किया और यह जानकर कि मीर जुमला अब जीवित नहीं है, उसने पुनः युद्ध की घोषणा कर दी और यहां तक कि गुवाहाटी पर भी अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने विद्रोह को दबाने के लिए पहले राजा राम सिंह को भेजा, किंतु वो असफल रहा। इसके बाद शाइस्ता खान को भेजा गया। शाइस्ता खान के आगमन की सूचना मिलते ही बागी राजा भयभीत हो गया और उसने 50,000 का नजराना देकर पुनः अधीनता स्वीकार कर ली।
इसके पश्चात शाइस्ता खान ने चटगांव की ओर ध्यान केंद्रित किया, जहां समुद्री डाकू और पुर्तगाली वर्षों से आतंक मचा रहे थे। एक शक्तिशाली नौसेना के निर्माण के बाद 1666 में उसने चटगांव पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की पूर्वी सीमाएं सुरक्षित हो गईं। किंतु पश्चिम में अफगान कबीलों का विद्रोह आरंभ हो चुका था। वर्षों के संघर्ष, अभियानों और समझौतों के बाद अंततः 1675 तक औरंगजेब ने वहां भी शांति स्थापित कर दी। इस पूरे कालखंड में मीर जुमला, शाइस्ता खान और अन्य सेनानायकों की भूमिका ने मुगल साम्राज्य को एकजुट और सुदृढ़ बनाए रखा। यह इतिहास का वो अध्याय है जो संघर्ष, धैर्य और रणनीति की मिसाल प्रस्तुत करता है।